ठीक। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। लाइव नहीं है क्या? अच्छा, तो आंतरिक सुरक्षा के 2022 के हम लोग सवाल करते हैं। और आंतरिक सुरक्षा में 2022 में जो क्वेश्चन सीरीज है थर्ड पेपर में, वो 9th, 10th, 19 और 20, ये 4 सवाल है, राइट? तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 9 पर चर्चा करते हैं। यह प्रश्न कहता है कि संगठित अपराधों के प्रकारों की चर्चा कीजिए। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा संगठित अपराध और आतंकवादियों के बीच संबंधों का वर्णन कीजिए। अब यहां पर आपको सबसे पहले संगठित अपराध बताना है कि संगठित अपराध क्या है। संगठित अपराध के कुछ डायमेंशन के बारे में चर्चा कर देंगे, आयाम क्या क्या है, और फिर आज जो एक हाइब्रिड टेररिज्म का कंसेप्ट आ रहा है, जहां पर संगठित अपराध और आतंकवाद एक दूसरे के साथ में क्लम कर रहे हैं, वो इस प्रश्न का मेन पार्ट है। तो संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच में कैसे लिंकेज बन रहे हैं, कैसे वो जुड़ रहा है, वो बताना है और फिर कंक्लूड कर देना है। मतलब आंसर हमारा कितने पार्ट में जाएगा? 3 पार्ट में। ठीक। तो सबसे पहली बात आती है कि संगठित अपराध होता क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने संगठित अपराध को डिफाइन किया है और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन के तहत 4 खास बातें होती हैं संगठित अपराध में। पहली बात तो ये होती है कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो संगठित अपराध के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ कन्वेंशन, इसने इसको डिफाइन किया है, जिसमें एक ऐसा समूह है, जिसमें 4 सदस्य हों कम से कम, या 4 सदस्यों से अधिक सदस्य हों, इतने कम से कम होना चाहिए। हालांकि कुछ राष्ट्र 3 सदस्य या 3 से अधिक सदस्यों को भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के तहत रख लेते हैं। सुनियोजित ढंग से विकसित किया गया हो, प्लस जिस तरीके के अपराध वो करते हो वहां पर 3 या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो। ऐसा अपराध जिसमें 3 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान हो, वो संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। कभी कभी 4 वर्ष और कभी 3 वर्ष, ये डिपेंड करता है कि वो राष्ट्र क्या चाहता है। तो यहां पर भी 3 सदस्य भी हो सकते हैं, 4 सदस्य भी हो सकते हैं, 3 सदस्य से कम नहीं होना चाहिए। तो आप ऐसे 3 या 4 सदस्य, 3 वर्ष या 4 वर्ष की सजा का प्रावधान हो, ऐसा अपराध वो करते हो और कुछ समय से वो विकसित हुए हो। मतलब कुछ समय से वो संगठन विकसित हुआ हो। एक कंडीशन ये है। अब इन कंडीशंस को जो फॉलो करता है वो संगठित अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। प्लस कोई ना कोई बेनिफिट जरूर हो। ऐसा नहीं हो कि यूं ही, जैसे आप आतंकवाद को देखेंगे तो आतंकवाद में कोई जरूरी नहीं कि उसका कोई लक्ष्य हो, कोई यूं ही वो आतंकवादी हो जाता है। लेकिन संगठित अपराधी का एक लक्ष्य होता है या लाभ जरूर होता है उसका। अब ये लाभ कैसा भी हो सकता है। सामान्यतः ये आर्थिक लाभ के लिए करते हैं या आर्थिक लाभ के अलावा भी राजनीतिक या कुछ अन्य लाभ भी हो सकते हैं। इन सबको मिला करके हम संयुक्त राष्ट्र की एक डेफिनेशन, वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की एक डेफिनेशन बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन से ही आंसर शुरू होगा और ऐसा कह सकते हैं कि संगठित अपराध एक ऐसा अपराध है जिसमें 3 या उससे अधिक
लोगों का एक समूह हो, ऐसा अपराध जिसमें 3 या 4 वर्ष की सजा का प्रावधान हो, किसी न किसी सुनिश्चित लाभ के लिए वो किया गया हो और कुछ समय से सक्रिय हो, ऐसे अपराध को क्या कहा जाएगा? संगठित अपराध कहा जाएगा। अब संगठित अपराध के कितने डायमेंशंस हैं, कितने प्रकार से संगठित अपराध को विकसित किया गया है अब तक, तो इसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ सकते हैं। जैसे कुछ संगठित अपराध हैं जो परंपरागत हैं, जो बड़े लंबे समय से चले आ रहे हैं। कुछ संगठित अपराध हैं जो गैर परंपरागत हैं। इनको अब जब परंपरागत अपराधों की बात आती है तो बहुत सारे अपराध हैं, जैसे शराब का व्यापार, ये बहुत पहले से चलता आ रहा है। जैसे कि वेश्यावृत्ति, ये भी एक संगठित अपराध है जो बहुत लंबे समय से। तस्करी, खनन माफिया, ये सब परंपरागत अपराध में रखे जाते हैं, तो इनको आप रख सकते हैं। गैर परंपरागत अपराध मतलब कुछ समय से सक्रिय हो, जैसे तस्करी। अब इसमें तस्करी कई तरीके की आ जाती है। हम यहां पर मादक पदार्थों की तस्करी के बारे में बता सकते हैं। मादक पदार्थ, यहां पर हम मानव तस्करी, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। यहां पर अंग प्रत्यंगों की तस्करी, जैसे बॉडी पार्ट्स की तस्करी भी आजकल होती है, तो अंग प्रत्यंगों की तस्करी, ये सब तस्करी है। इसके बाद गैर परंपरागत श्रेणी में, अपराध की श्रेणी में आप मनी लॉन्ड्रिंग को रख सकते हैं। हालांकि भारत में हवाला के रूप में मनी लॉन्ड्रिंग बहुत दिनों से प्रचलित है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट ये पहले आया। जैसे गैर परंपरागत श्रेणी में आप क्रिप्टो करेंसी को रख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से भी यह अपराध किया जाता है। हम ब्लैक मनी स्टोरेजेस के बारे में भी कह सकते हैं। काला धन संचय, तो ये सब के सब संगठित अपराध के गैर परंपरागत। आंसर लिखते समय हम ट्रेडिशनल अप्रोच पर या ट्रेडिशनल डायमेंशन पर थोड़ा कम चर्चा करेंगे, और इनको हम, जो गैर परंपरागत श्रेणी के अपराध हैं, उनको हम ज्यादा चर्चा करेंगे। जिनमें से सबसे ज्यादा भारत को इफेक्ट करता है तस्करी, जिसमें मादक पदार्थ है, मेडिसिन हैं, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे आने लगे हैं, जैसे हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकोडेन है, कोडेन है, ऑक्सीकोडेन है, जितने भी ये नशीले पदार्थ होते हैं वो बाजार में बिकते हैं, उनके बारे में इन सब की चर्चा कर देंगे। और इसके बाद अब आज की परिस्थिति में जो आतंकवाद और संगठित अपराध को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उसकी चर्चा की जाएगी। मतलब इस तीसरा पैराग्राफ हमारा यहां पर शुरू होगा। अब ये तीसरा पैराग्राफ में हम ये बताएंगे कि कैसे आज आतंकवादी संगठन और संगठित अपराधी एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। तो यहां थोड़ा सा आपको चर्चा आतंकवाद के बारे में भी डिफाइन करना होगा, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो हम पहले से बता चुके हैं इन दोनों पार्ट्स में। अब यहां टेररिज्म को भी बताना होगा। 3 तरीके से हम इनको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये बताएंगे कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आतंकवाद से कैसे अलग है, से कैसे भिन्न है, ताकि हम आतंकवाद को एक अलग तरीके से बना सकें। जैसे कि आतंकवाद का कोई निर्धारित लक्ष्य नहीं होता है, ऐसा कोई आवश्यक नहीं होता है कि वो किसी बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो उन्माद को फैलाने की कोशिश करता है। आतंकवादी संगठन हमेशा हिंसा पर आधारित होता है, इसके लिए हिंसा आवश्यक है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए हिंसा का होना जरूरी नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बेनिफिट के लिए काम करता है। आतंकवाद होता है वो विद्यमान सरकार को उखाड़ देना चाहता है, सरकार को समाप्त करना चाहता है। जबकि ये क्या करता है, ये सरकार के साथ एसोसिएट होकर के
और बेनिफिट प्राप्त करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति में कमजोर सरकार दोनों पसंद करेंगे। यह कमजोर सरकार क्यों पसंद करेगा? आतंकवादी, क्योंकि उसको उखाड़ना आसान हो गया, आसानी से हम उसको समाप्त कर सकते हैं। यह कमजोर सरकार क्यों पसंद करेगा? क्योंकि उसको सपोर्ट करके या उसका सपोर्ट लेकर के आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकते हैं। जब स्ट्रांग गवर्नमेंट होगी अगर, तो यह बेनिफिट नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो यह कमजोर सरकार को प्राप्त करेगा या सरकार से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करेगा? सरकार से लाभ चाहेगा, यह सरकार को समाप्त करना चाहेगा। दोनों का मतलब समझे? अब दोनों का स्थिति क्या होती है? दोनों कमजोर सरकार को पसंद करेंगे। यह कमजोर इसलिए पसंद करता है क्योंकि कमजोर सरकार को नष्ट करना आसान होता है। इसलिए आप देखते होंगे कि इनका क्लंपिंग तीसरी दुनिया के देशों में ज्यादा होता है, क्योंकि तीसरी दुनिया के देशों में डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होती, मजबूत नहीं होती है। तो यहां यह समस्या, और यहां पर सरकार से लाभ भी प्राप्त करता है। अगर प्रोविंशियल स्थिति में देखेंगे आप, भारत के अंदर ही प्रांतीय स्थिति में, तो आप देखेंगे कि उन प्रांतों में जहां पर सरकारें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, वहां पर इनका क्लंपिंग ज्यादा होता है, ज्यादा संगठित होता है। जहां सरकारें स्ट्रांग होती हैं, मेजॉरिटी की सरकार होती है, वहां पर इनकी क्लंपिंग बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद से कुछ अंतर बता देंगे थोड़े से पार्ट में। इसके बाद फिर हमने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद के बीच संबंध बनाना है। अब संबंध कैसे बनाए जाएंगे, एक दूसरे से ये कैसे अलग, कैसे कोऑपरेशन करते हैं। आज चूंकि कोई भी आतंकवादी संगठन अकेले तौर पर वो काम नहीं कर सकता है, अब उसे हथियारों की आवश्यकता है। तो हथियारों की आवश्यकता के लिए वो क्या करेगा? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के द्वारा बनाए गए रास्ते से वो अपने आप को हथियारों की आपूर्ति करेगा। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल के लिए आतंकवादी क्यों जरूरी है? ये एक दोहरा रास्ता बनाते हैं। जैसे एक तरफ हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को रख लें और दूसरे तरफ हम आतंकवाद को रख लें। अब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्रिमिनल्स अगर वो किसी क्षेत्र में काम कर रहा है तो उसको आतंकवादियों के द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। आतंकवादी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को सुरक्षा प्रोवाइड करवाता है, जबकि आतंकवादियों के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की जरूरत होती है, जैसे हथियार आपूर्ति के लिए, आपूर्ति, या फिर आतंकवादियों ने मादक पदार्थों की खेती करी। जैसे आप अफगानिस्तान में देखिए, गोल्डन ट्रायंगल्स, गोल्डन क्रीसेंट है, अफगानिस्तान पाकिस्तान गोल्डन क्रीसेंट है। तो वहां पर आतंकवादी संगठनों के द्वारा अफीम की, हेरोइन की, ये सब खेती की जाती है। अब वो अफगानिस्तान में ही तो कंज्यूम नहीं हो जाएगी, उसको दुनिया के अन्य देशों तक पहुंचाना है। अन्य देशों तक वो कैसे पहुंचाएंगे? उसके लिए वो सहारा किसका लेते हैं? ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के माध्यम से वो अपना व्यापार करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के माध्यम से हथियारों की आपूर्ति होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जब ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स मूव कर रहा होता है कहीं पर, तो उसे चाहिए होती है सुरक्षा, वो आतंकवादी देगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि आतंकवादी अगर शहरी समाज में मूव करता है तो उसको सुरक्षा, उसको सिम कार्ड, उसको कम्युनिकेशन नेटवर्क, ये कौन उपलब्ध करवाएगा? ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स। तो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल जो होता है वो एक प्रकार का व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स है, व्हाइट कॉलर्स टेररिस्ट है। इन दोनों को एक दूसरे के साथ जुड़ने की आवश्यकता हो जाती है। इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ में संबंध स्थापित करते हैं। अब कई पॉइंट्स आप इस दोनों कंसेप्ट को लेकर के बना सकते हैं। पॉइंट्स में भी आंसर को हम कर सकते हैं, जैसे कि दोनों कमजोर सरकारों को पसंद करते हैं, दोनों को एक दूसरे से वित्तीय मदद की आवश्यकता होती है, आतंकवादी संगठन होता है वो अपने मादक पदार्थों का व्यापार करता है जिसके लिए उसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स की आवश्यकता होती है, वस्तु विनिमय, गिव एंड टेक, हथियार चाहिए अगर संगठित अपराधी को तो वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स पर जाएगा। तो ऐसे ये काम करते हैं। और
इन दोनों को बता करके आप आंसर्स को कर सकते हैं। एक और पॉइंट्स हम यहां डाल सकते हैं, जैसे अवैध धन है, जो भी आतंकवादियों ने अवैध धन को सृजित किया है उसको व्हाइट मनी में तब्दील करवाना है, तो किसके माध्यम से तब्दील करवाएंगे? वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के माध्यम से। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स कई रूपों में, इनके साथ, इनके सरकारों के साथ संबंध अच्छे होते हैं, उस कारण से ये काम कर लेते हैं। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने में, मनी लॉन्ड्रिंग पर भी ये काम कर सकते हैं। तो कई बातें हम यहां पर बता करके और अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, अब कंक्लूजन करते समय आंसर में क्या क्या किया जाएगा? जैसे आपने देखा कि हमने इस पूरी बातों को बता दिया, कंक्लूड कैसे करेंगे, वहां पर क्या क्या बातों को शामिल किया जाएगा। इसमें हम सभी रिलेशंस को बनाते हुए और अब ये बताएंगे कि कौन से उपाय हैं, भारत के द्वारा कौन से उपाय किए जा रहे हैं ताकि आतंकवाद और संगठित अपराधियों के बीच में विद्यमान संबंधों को समाप्त किया जा सके। भारत द्वारा उठाए जा रहे कदम किस क्षेत्र के लिए? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और आतंकवाद के गठजोड़ को दूर करने के लिए यह बता दिया जाएगा। अब यहां पर आप बहुत सारे कदम बता सकते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि एक हमने बहुमुखी रणनीति बनाई, मल्टी डायमेंशनल, जहां पर हम साइबर सिक्योरिटी को भी मजबूत करेंगे, हम पुलिस सिस्टम को भी मजबूत करेंगे, हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी मजबूत कर रहे हैं। हम इन सब के बीच में एक कोऑर्डिनेशन को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहां पर बता दीजिए कि हम एक बहुमुखी रणनीति का निर्माण कर रहे हैं। बहुमुखी रणनीति, उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं हम, जैसे नेट ग्रिड का निर्माण करना, सभी जितनी भी एजेंसियां हैं उन सबको एक दूसरे के साथ में जोड़ना। यहां पर हम सशक्त कानून बना रहे हैं। कानून, एक दो कानूनों के उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे कि पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसको आप बता सकते हैं। जैसे एनआईए को ऑर्गेनाइज किया हमने, यूएपीए को हम बता सकते हैं यहां पर, उसके आधार पर। तो एक दो सशक्त कानूनों का उदाहरण यहां ले लिया जाए और फिर हम कुछ एजेंसियों का उदाहरण भी दे सकते हैं। कुछ संगठन या एजेंसियां हमारी सक्रियता से काम कर रही हैं। तो ये कुछ कदम बताते हुए और आप आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, इसमें हम आईटी एक्ट को भी डाल सकते हैं, साइकोट्रॉपिक एंड सब्सटेंस एक्ट को भी डाल सकते हैं। तो वो स्पेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पेस वहां पर रखते हैं। बहुत सारी चीजें शामिल की जा सकती हैं। तो ये 4 पार्ट में उत्तर को हम कर सकते हैं। ठीक, आइए अब हम एक और सवाल के ऊपर चर्चा करते हैं, जो 10वां सवाल है आपके 3rd पेपर में। ये सवाल क्या कहता है? भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां क्या हैं? समुद्री सुरक्षा में सुधार के लिए की गई संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलों की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको भारत में समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, बहुत तरीके की चुनौतियां हैं हमारी, उन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो पहले हम शुरू करेंगे समुद्री सुरक्षा का इंपॉर्टेंस आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है उसको बताते हुए, और फिर भारत के लिए समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां कौन कौन सी हैं, किन किन क्षेत्रों पर हम देखेंगे, उनको हम हाईलाइट करेंगे। फिर कौन सी रणनीति हमने बनाई है जिसमें संगठनात्मक, तकनीकी और प्रोसीड्यूरल 3 क्षेत्रों में हमने समुद्री सुरक्षा को तैयार किया है। तो वो चर्चा कर देंगे और फिर कुछ सिफारिशें बताते हुए उसको कंक्लूड करेंगे। तो समुद्री सुरक्षा
का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में समुद्री सुरक्षा, यह चर्चा करनी है। जैसे आप देखिए, नेशनल सिक्योरिटी का आज उत्तर आधुनिक युग में कोई फिक्स डायमेंशन नहीं रह गया है। समुद्र का इंपॉर्टेंस सभी दृष्टिकोणों से बढ़ता चला जा रहा है, चाहे आर्थिक दृष्टिकोण से हो, चाहे क्योंकि हमारा लगभग 70% का व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। हमने ब्लू इकोनॉमी को शुरू किया है। ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से हमारी समुद्र पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशंस ने यह बात स्पष्ट की है, भविष्य में हमें अपनी खाद्यान्न को सुरक्षित करने के लिए समुद्र पर हमारा प्रभाव होना चाहिए। चीन, पाकिस्तान, ये सभी साम्राज्यवादी ताकत, साम्राज्यवादी शक्तियां समुद्री साम्राज्यवाद को बढ़ाने का प्रयास कर रही हैं, हस्तक्षेप कर रही हैं। चीन की रणनीति है, जैसे कि मोतियों का माला कार्यक्रम के माध्यम से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो ये सब आज के दृष्टिकोण से आप कई बातों में समुद्र का महत्व पहले बताएंगे। समुद्र का महत्व किन किन बातों को लेकर के खासकर आपको करना है, जैसे हम चीन का हस्तक्षेप बता सकते हैं। यहां पर चीन का हस्तक्षेप और चीन को सपोर्ट करने वाला पाकिस्तान है। जैसे समुद्री लुटेरों की समस्या है, लुटेरे ये यहां पर सक्रिय हैं। इसके बाद आप यहां पर बताएंगे ब्लू इकोनॉमी, भारत की ब्लू अर्थव्यवस्था, मछुआरों की सुरक्षा, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज हमारे देश में या अपने बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। तटीय सुरक्षा, जैसे हम अगर सागर कार्यक्रम को चला रहे हैं तो सागर कार्यक्रम को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है कि हम इस सीमावर्ती इस कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करें। तो तटीय सुरक्षा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हमारे जितने भी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, या हमारे वाणिज्यिक शहर हैं जहां से हम व्यापार करते हैं, वहां पर भी हमले ना हो सके, वो है। घुसपैठ, जैसे 2008 में आपने देखा था कि समुद्र के माध्यम से ही पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ किया, तो यहां वो भी शामिल आप कर सकते हैं। क्रम रहे ऐसा कोशिश ये करना चाहिए कि थ्रेट एक तरफ डाल दिया जाए और डेवलपमेंट एक तरफ डाल दिया जाए, तो आंसर थोड़ा सुंदर बन जाता है। जैसे यहां मैंने आपको चीन का हस्तक्षेप बताया, समुद्री लुटेरे, ब्लू अर्थव्यवस्था, मछुआरे, तटीय सुरक्षा, ये बंदरगाह, वाणिज्यिक शहर। तो समुद्री लुटेरों के साथ में आप आतंकवादी घुसपैठ, इसको ये चूंकि कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में समुद्र की सुरक्षा हमारे लिए आवश्यक हो गई है। ठीक, अब भारत के लिए समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को हाईलाइट करेंगे हम, क्या क्या है इसको बताते हुए इन चुनौतियों को यहां पर आपको हाईलाइट कर देना है। कौन कौन सी चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों के साथ में ही दोनों आंसर्स को, दोनों पार्ट्स को करना है हमें, और फिर सीधे हम पहुंच जाएंगे यहां पर। अब एक आंसर बनाते हुए चुनौतियों को वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत करने के लिए जब कभी हम समुद्री सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन हम 3 तरीके से कर सकते हैं। 3 तरीके कौन कौन से? एक तो आर्थिक दृष्टिकोण से, दूसरा अंतरराष्ट्रीय, और तीसरा प्राकृतिक संपदा। अब इन तीनों क्षेत्रों में क्या क्या चैलेंजेस हमें उत्पन्न हो रहे हैं? आर्थिक दृष्टिकोण से क्या चैलेंज है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के क्या समस्या है, प्राकृतिक संपदा,
आर्थिक दृष्टिकोण से आप का 70% ट्रेड, 70% व्यापार समुद्र के माध्यम से होता है। यह जरूरी है। हमारे समुद्र के क्षेत्र में बहुत सारे रिसर्च हम वहां पर कर रहे हैं, बहुत सारे दोहन के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, परिवहन, टूरिज्म, समुद्री पर्यटन, इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब बातों को आर्थिक दृष्टिकोण। अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर के आप रिम एसोसिएशन का चर्चा कर सकते हैं। अगर हमें रिम एसोसिएशन को सुदृढ़ रखना है और अपने प्रभाव को वहां पर बनाए रखना है तो जरूरी होगा कि हिंद महासागर में हमारा प्रभाव रहे। रिम एसोसिएशन के माध्यम से जितने भी हमारे हिंद महासागर के रिम एसोसिएट्स हैं तो वो आपको सुरक्षित करना है। लेकिन अगर चीन का हस्तक्षेप वहां पर बढ़ जाता है तो रिम एसोसिएशन पर वो थ्रेट करने की कोशिश करेगा। तो अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण से रिम एसोसिएशन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संपदा में आप मत्स्य पालन है, मत्स्य है, मैग्नीज नोड्यूल्स है, पेट्रोलियम है, और इन सबको आप एक तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं ब्लू इकोनॉमी में। ब्लू इकोनॉमी तो इन चुनौतियों को आपने पहले बना दिया कि कैसे कैसी समस्याएं हैं हमारी, उसका इंपॉर्टेंस बता दिया, किन किन क्षेत्रों में चैलेंजेस आपने बता दिए। फिर कौन कौन सी संगठनात्मक और तकनीकी या प्रक्रियात्मक इनिशिएटिव्स पहले हम कर रहे हैं उनके बारे में चर्चा करते से क्या क्या काम हमने किया है। जैसे अब हम एक त्रिस्तरीय तटीय सुरक्षा वास्तुकला तैयार कर रहे हैं। त्रिस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला। अब ये त्रिस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला क्या है? जैसे राष्ट्रीय स्तर पर नेवी को मजबूत करना, इंडियन कोस्टल गार्ड को मजबूत करना, प्रांतीय स्तर पर स्टेट पुलिस को स्ट्रांग करना, और साथ में जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है हमारा, वहां पर गश्त और निगरानी के बीच में, इन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना। तो लोकल पुलिस हो गया, कोस्टल गार्ड हो गया, नेवी हो गया, इन सबके साथ में सहयोग करना। अब यहां पर नौसेना को दायित्व सौंपा गया है इस त्रिस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला में कि वो बाहरी आक्रमणों से रक्षा करे। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक जहां पर हमारा इकोनॉमिक जोन है वहां पर कोस्टल गार्ड को हमने दे दिया कि आपको सुरक्षा करने का, ताकि कोई और हमारी प्राकृतिक संपदाओं का दोहन ना कर सके, कोई वहां पर कब्जा ना कर सके, तो कोस्टल गार्ड को दे दिया। जो तट क्षेत्र है जहां पर लोग रहते हैं, ग्रामीण एरिया है, वहां पर जिम्मेदारी दे दी गई स्टेट पुलिस को। तो नेवी हो गया 3 स्तर में, यहां पर आप तटीय सुरक्षा या कोस्टल गार्ड हो गया, कोस्टल गार्ड, और फिर स्टेट पुलिस। इनको रखा गया। अब यहां सबसे पहले स्टेट पुलिस, फिर कोस्टल गार्ड और फिर नेवी। स्टेट पुलिस क्या करेगा? वो तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षा व्यवस्था करना, उनके बारे में जरूरतों को ठीक करना, वो सब काम करना। फिर कोस्टल गार्ड क्या करेगा? 200 नॉटिकल माइल तक वो अपनी प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करेगा। इसके बाद नेवी बाहरी आक्रमण को रोकने का प्रयास करेगा। तो एक काम तो हमने किया है, त्रिस्तरीय सुरक्षा वास्तुकला को बनाया। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का निर्माण कर रहे हैं हम। एक और राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वय केंद्र
अब ये ऐसा केंद्र है कि समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी चीज है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय केंद्र है। समुद्री सुरक्षा से जुड़ी हुई जितनी भी एजेंसियां हैं, उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाया जाएगा। जब हमने कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया था कारगिल वॉर के बाद से, तो उसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि हमें अपनी सुरक्षा के लिए जितनी भी एजेंसियां हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है। और आज आप देख रहे होंगे 2020-21 के बाद से हम हर क्षेत्र में कोऑर्डिनेशंस को बढ़ा रहे हैं। तो समुद्री सुरक्षा में भी कोऑर्डिनेशन को बढ़ा रहे हैं, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कोस्टल गार्ड है, नेवी है, स्टेट पुलिस है, लोकल पुलिस है, इन सबको एक दूसरे के साथ में जोड़ा जाए। तो अभी 2021 में इसके बारे में बताया गया है कि हम इस NMSC का निर्माण करेंगे और NMSC के लिए काम किया जाएगा, जो सभी के बारे में कोऑर्डिनेशन बनाएगा। बहु एजेंसी समुद्री सुरक्षा समूह का निर्माण किया जा रहा है। बहु एजेंसी सुरक्षा समूह, इसकी चर्चा कर सकते हैं। ये इसी तरीके का, ये एक तो समन्वय स्थापित करेगा और एक प्लेटफॉर्म में मल्टी एजेंसीज को हम रखेंगे। तो वो सभी के सभी, जैसे आप इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड है ना, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड के आधार पर एक समुद्र में भी इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी। ये हो गया। तटीय सुरक्षा योजना हमने शुरू की है। तटीय सुरक्षा योजना, इसके बारे में आप बता दीजिए। इन कुछ पहलों के बारे में हम यहां पर बना देंगे, जो कि संगठनात्मक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक सभी हो जाएंगे। और इसके बाद फिर कुछ सुझाव आप दे दीजिए और सुझाव के साथ में आंसर को ठीक कर दीजिए। तो सुझाव के साथ, सुझाव क्या क्या होंगे, किस तरीके के सुझाव प्रस्तुत किए जाएंगे? जैसे आप देखिए, कुछ क्षेत्रों में समस्या है। हमारे यहां पर परिसंघात्मक प्रणाली है और तटों में रहने वाले तटीय क्षेत्रों में 9 प्रांत हैं, यूनियन टेरिटोरीज हैं। तो यूनियन टेरिटोरीज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहां पर केंद्र का नियंत्रण होता है। लेकिन कानून व्यवस्था चूंकि प्रांत का विषय है, पुलिस प्रांत का विषय है, तो कई बार ऐसा होता है कि पुलिस और कोस्टल गार्ड या नेवी के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना मुश्किल हो जाता है। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करने की आवश्यकता है ताकि जितने भी प्रांत हैं, उन प्रांतों के साथ में हम तटीय सुरक्षा को लेकर के समन्वय स्थापित कर सकें। सामान्यतः प्रांतों का यह मानना रहा है कि तटों की सुरक्षा करना जिम्मेदारी प्रांतों की नहीं है, लेकिन अब तटों में लोग भी तो रहते हैं। कानून व्यवस्था को बनाए रखना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब केंद्र पुलिस कानून व्यवस्था बनाने के नाम पर उस तटीय क्षेत्रों पर काम करती है, तो प्रांत कहता है कि यह हस्तक्षेप है केंद्र का, और जब केंद्र नहीं करता है तो वो कहता है तट की सुरक्षा। तो ये जो निर्णय लिया जाता है अपने अपने हितों के आधार पर, प्रांतों के द्वारा और केंद्र के द्वारा, इसको दूर करने की आवश्यकता है। अब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सुरक्षा की दृष्टि से परिसंघात्मक व्यवस्था को पुनः समीक्षा करनी चाहिए। ताकि ये स्पष्ट हो सके कि केंद्र के कौन कौन से दायित्व हैं और प्रांतों के कौन कौन से दायित्व हैं, इसको रखा जाए। तटीय सुरक्षा के लिए सबके कार्य डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अभी क्या होता है कि कौन सा कार्य किसका है, इसको लेकर के कोई नियम हमारे पास नहीं है। तो स्पष्ट कार्य विभाजन होना चाहिए। कार्य विभाजन, इन सुझावों को देखते हुए आप आंसर को कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, तो ये एक दूसरा सवाल हो जाएगा। इसके बाद अब तीसरा एक और सवाल, 4 सवाल पूछे गए हैं सिक्योरिटी से, 4 ही सवाल हर साल लगभग आते हैं।
ये है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सवाल। तो एक तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से इसने पूछ लिया, समुद्री सुरक्षा से पूछ लिया, साइबर क्राइम से पूछ लिया। यह कहता है साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्व क्या हैं। साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिए कि भारत ने किस हद तक एक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। अब सबसे पहले हमें बताना होगा यहां पर कि साइबर सुरक्षा क्या है और साइबर सुरक्षा के कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं, एलिमेंट हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। साइबर सुरक्षा की चुनौतियां क्या हैं उनको बताएंगे। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत के द्वारा उठाए गए कदमों का विश्लेषण कर देंगे और एक नई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता, मतलब सुझाव, हमें किस तरीके की रणनीति की आवश्यकता है, पहले तो हम बता देंगे कि कौन कौन से कदम उठाए हैं और फिर हमें किस तरीके से नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति की आवश्यकता है इसको बताएंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले साइबर सुरक्षा होता क्या है। भारत में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत हमने साइबर सुरक्षा को डिफाइन किया है। साइबर सुरक्षा ऐसे उपकरणों या ऐसे नेटवर्क आसूचना तंत्र से जुड़े हुए खतरों को सुरक्षित करने का एक प्रावधान है। जैसे कि हम कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल फोन के माध्यम से कोई भी अपराध करते हैं, उन अपराधों की सुरक्षित करने का प्रावधान, उसको क्या कहा जाएगा? साइबर सुरक्षा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो किसी कंप्यूटर में उपलब्ध आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करता है, उनमें वायरस अटैक करता है या आंकड़ों को चुराता है, कंप्यूटर कमांड्स को बाधित करता है, ये सब साइबर सुरक्षा के दायरे में आएगा। तो साइबर सुरक्षा को यह कहते हुए कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत इसको परिभाषित किया है, उसको बताइए। और फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व जहां पर हमें जरूरत है कि सुरक्षा करने की आवश्यकता है, उन तत्वों के बारे में चर्चा कर दीजिए। अब वो तत्व कौन कौन से हैं जहां पर आपको सुरक्षित करने की आवश्यकता है। जैसे सबसे पहले अनुप्रयोग सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, लेकिन वो कैसे यूज होना चाहिए, किस तरीके से हम प्रोटेक्शंस को ध्यान रखें, उस पर ध्यान रखना है। तो पहला तत्व है अनुप्रयोग सुरक्षा। ये प्रयोग करने वाले व्यक्ति को पता हो कि कैसे हमें काम करना है, किस तरीके से हमारे सिस्टम को थ्रेट किया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे हम सब लोग मोबाइल फोन का यूज करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं, तो थ्रेट पहुंचाने वाले कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन्हें हमें रोकना कैसे है, तो हम एक अनुप्रयोग के दृष्टिकोण से सुरक्षित रहें। दूसरी बात सूचना सुरक्षा, जो इंफॉर्मेशन है उस पर ध्यान रखा जाए। सूचना सुरक्षा, कौन सी सूचना सार्वजनिक है, कौन सी सूचना सार्वजनिक नहीं है। जैसे डेटा प्रोटेक्शंस, पब्लिक डेटा प्रोटेक्शंस, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शंस, ये सब किस में आएंगे? सूचना सुरक्षा में। तो यहां पर आप डेटा प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखिए, उसका उदाहरण आप बता सकते हैं। डेटा प्रोटेक्शंस, ठीक। तो दूसरा एलिमेंट यह हो जाता है। तीसरा एलिमेंट होता है कि डिजास्टर रिकवरी, आपदा रिकवरी। मान लीजिए थ्रेट हो ही गया, तो रिकवरी कैसे किया जाए? आपदा रिकवरी, और कितनी जल्दी की जाए। जैसे आपने देखा कि कुछ दिनों पहले मुंबई के एनर्जी ग्रिड पर, बिजली ग्रिड पर हमला हुआ, तो आप कितने टाइमली उसको रीस्टोर कर देते हैं। जितना देर से आप रीस्टोर कर पाएंगे, जितनी देर से उस नुकसान की
क्षतिपूर्ति कर पाएंगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। अगर आपने बिजली आपूर्ति ग्रिड को 24 घंटे के बजाय 48 घंटे या एक सप्ताह लगा लिया होता तो नुकसान कैसा होता, और ज्यादा बढ़ जाता। तो आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए ताकि आपदा को हम रिकवरी कर सकें। तो एक तत्व होता है आपदा रिकवरी योजना, जहां पर हमें सुझाव देना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इसके बाद नेटवर्क प्रोटेक्शंस, आपका जो नेटवर्क है वो कितना सुरक्षित है। नेटवर्क सुरक्षा, इसके बारे में हमें ध्यान देना है। अगर कोई नेटवर्क ऐसा है जो थ्रेट हो जाता है, नुकसान पहुंच जाता है, तो इसका मतलब जैसे मान लीजिए बैंकिंग नेटवर्क है, सर्वर है, उसको अगर आप ठीक ढंग से नहीं प्रोटेक्ट करेंगे तो थ्रेट आसानी से हो जाएगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो एक ये काम करना है। इसके बाद होता है एंड यूजर्स प्रोटेक्शन, लास्ट में एंड यूजर्स प्रोटेक्शन। कॉमन पीपल या कंज्यूमर्स का इंस्ट्रूमेंट कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, उसको नुकसान ना हो। जैसे हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह रही है, हम जितने भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उस पर हमारी डिपेंडेंसी दूसरों देशों पर रही है। हमारे पास उत्पादन बहुत अच्छा नहीं होता रहा है, तो और ज्यादातर डिपेंडेंसी चीन के प्रोडक्ट पर रही। आक्रमणकर्ता भी कौन है? चीन है। साइबर अटैक भी चीन कर रहा है और प्रोडक्ट भी हम कहां से खरीद रहे हैं? चीन से। तो उसको पता है कि किस फोन में, किस इंस्ट्रूमेंट्स में कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग किया गया है और उसको कैसे तोड़ा जा सकता है, कैसे थ्रेट उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहां पर एंड यूजर्स प्रोटेक्शंस पर भी हमें ध्यान देना होगा। इसलिए हमने प्रोडक्शंस को बढ़ाया, ईएसडीएम पॉलिसी को अपनाया। एक एलिमेंट ये हो जाता है। इसके बाद ऑपरेशनल सिक्योरिटी, जो हम सर्वर को चला रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा पर ध्यान रखना होगा। तो एक ऑपरेशनल सुरक्षा, इन तत्वों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को सुनिश्चित करते हैं। अब भारत अपनी साइबर सिक्योरिटी में इन तत्वों को ध्यान में रख करके काम तो कर रहा है, लेकिन फिर चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। अब बात आएगी हमारे पास कि वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, इनके बारे में देखना होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास साइबर सुरक्षा के लिए चैलेंजेस क्या हैं, उन पर चर्चा कर लीजिए। जैसे एक तो संरचनात्मक दृष्टिकोण से चुनौतियां हैं। हमारी जो इंटरनेट है, जो डिजाइन है, कनेक्टिविटी है, उस पर हमने बहुत अच्छा कुछ नहीं किया है। बड़े आसानी से उसको तोड़ा जा सकता है। इंटरनेट की उपयोगिता बहुत ज्यादा गोपनीय नहीं है। वहां पर आसानी से कोई भी थ्रेट करने वाला या हैकर्स बड़े आराम से पहुंच जाता है। तो एक तो समस्या है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, चैलेंजेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखना होगा, संरचना। इसके बाद प्रक्रिया पर फोकस करना होगा कि प्रोसीड्यूरल्स क्या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रशासन तंत्र हमारा कैसा है। अभी आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि आपके मोबाइल फोन को हैक कर लिया जाता है या कुछ भी हो जाता है और आप पुलिस में एफआईआर करवाने जाते हैं, तो क्या पुलिस को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी बातों के बारे में जानकारी है? नहीं है। तो वो कैसे उसको एफआईआर को ठीक ढंग से प्लान करेगा? तो एक प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर की है, प्रक्रियाएं हमारी उतनी अच्छी नहीं है, चुनौती है। प्रशासन तंत्र इस क्षेत्र में अभी तक अलर्ट नहीं है, तो प्रशासन की प्रॉब्लम है। जैसे आप देखिए, अभी तक हमने साइबर हमलों का डिस्क्लोजर मानदंड भी निर्धारित नहीं किए। भारत में अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैकेफे जो कि एंटीवायरस बनाता है, उसने अपनी एक रिकमेंडेशन, अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो उसने बताया था कि 2022 में $600 बिलियन का नुकसान होता है। $600 बिलियन का नुकसान जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी में साइबर हमलों से होता है।
$600 बिलियन कितना है, लेकिन क्या किसी को पता चल पाता है? क्या आभास हो पाता है? हमारे लैपटॉप मोबाइल फोन हैक कर लिए जाते हैं, उससे नुकसान हो जाता है, तुम सोचते चलो ठीक है फॉर्मेट कर लो, ऐसे कर लो, लेकिन उससे कितना बड़ा नुकसान होता है? आपका डेटा चोरी हो जाता है, उससे आपको कितना बड़ा नुकसान होता है, कोई अंदाजा होता है? नहीं होता है। तो एक प्रॉब्लम यह है कि अभी तक हमारे पास किसी भी तरीके की साइबर हमलों को प्रकट करने की प्रणाली विकसित नहीं है। हम साइबर सिक्योरिटी को ऑडिट नहीं कर पाते हैं, कैसे इसका ऑडिट करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम यह है। मानव संसाधन संबंधी प्रॉब्लम है। मानव संसाधन, जैसे हम मोबाइल फोन बहुत ही स्मार्ट खरीदना चाहते हैं, हमारी ऐसी इच्छा होती है कि बहुत अच्छा मोबाइल फोन होना चाहिए। अब अच्छा मोबाइल फोन लेंगे तो सुरक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उस पर हम ध्यान नहीं देते। हम सिर्फ फीचर्स ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं इसमें, लेकिन अब कम कीमत है, हमारे पास उतना वेल्थ नहीं है, कम कीमत पर अच्छा फोन हम चाहते हैं या अच्छा लैपटॉप चाहते हैं, तो वो तो मिल नहीं पाएगा। तो हम क्या करते हैं कि फैसिलिटीज और फंक्शंस देखते हैं और एक सस्ता मोबाइल फोन, क्योंकि सिक्योरिटी हमें प्रत्यक्ष तौर पर दिखाई नहीं देती है, वो अप्रत्यक्ष होती है, उसकी जरूरत नहीं होती है, तो वो प्रोडक्ट कहां पर मिलेगा? वो चाइनीज प्रोडक्ट होगा। चाइनीज प्रोडक्ट क्या करता है कि आपके जो यूज का चीजें हैं, आपकी उपयोगिता है, उनको वो हाईलाइट करता है, प्रोटेक्शंस को वो हाईलाइट नहीं करता, और आप उसे खरीद लेते हैं कि चलो 15,000 10,000 रुपए में एक अच्छा फोन मिल रहा है, उसे हम खरीद लेते हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ये हम देखते नहीं उसके सिक्योरिटी फीचर्स कितने हैं। और आप सस्ती कीमत में ज्यादा यूज करने की चीजें मिल रही हैं तो हम उसे खरीद लेते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि आपके आंकड़ों को ले लिया जाता है। अब फिर आप ये सोच रहे होते हो कि चलो हमारे आंकड़े भी कोई ले लेगा तो क्या कर लेगा, लेकिन अब आपके ऊपर वो ब्रेन वॉश कर सकता है। वो इस तरीके से ब्रेन वॉश करेगा कि आप उसकी दिशा की तरफ झुकना शुरू कर देंगे, या आपके अंदर नेशनलिज्म के तत्वों को कमजोर करने की कोशिश करेगा, आपके कल्चरल वैल्यूज को कमजोर करने की कोशिश करेगा। कुछ कुछ ऐसे ऐसे मैसेजेस या ऐसे ऐसे क्लिप्स आपके पास आना शुरू हो जाएंगे जो आपके मस्तिष्क को धीरे धीरे प्रभावित करेंगे। ये सब इसलिए होगा क्योंकि आपने उसको ठीक ढंग से प्रोसेस नहीं किया है, उसको ध्यान में नहीं रखा। तो ये कुछ चीजें हैं जो चैलेंजेस हैं हमारे, इन पर हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब हमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छी प्रक्रिया, अच्छा प्रशासन तंत्र और मानव संसाधनों को विकसित करना चाहिए, ताकि वो अपनी सुरक्षा और अपने डेटा को सुरक्षित करते हुए ध्यान में काम कर सकें। ठीक, ये बता देंगे। और फिर एक नई रणनीति, साइबर सुरक्षा रणनीति का सुझाव आप यहां पर दे देंगे। तो सुझाव देते समय हम एक आंकड़ा, वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक का एक आंकड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष 2018 में इन्होंने प्रकाशित किया था 175 देशों का, जिसमें भारत का स्थान 47 है और चीन उसमें 27 नंबर पर है। मतलब दुनिया के 47 देश हैं जहां पर हमें स्थान मिला हुआ है 47। तो कितना कम प्रोटेक्शन है हमारा साइबर सुरक्षा सूचकांक में, 47 है, जबकि चीन हमसे बहुत आगे है। दूसरी बात है कि हमारी डिपेंडेंसी डिजिटल अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा है। अभी भी हम अर्थव्यवस्था का, अपनी कुल इकोनॉमी का 14 से 15% डिजिटल अर्थव्यवस्था पर निर्भर है, जो कि 2024 तक आते आते 20% हो जाएगी। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है तो हमें सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए। तो यहां पर सुझाव दीजिए कि जब अर्थव्यवस्था में डिजिटलाइजेशन की भागीदारी बढ़ रही है तो सुरक्षा क्षेत्रों में भी हमें मजबूत करना होगा। जो अभी हमारा 47 नंबर साइबर सुरक्षा सूचकांक में बना हुआ है, उसको हमें और स्ट्रांग करना होगा और मजबूत करना होगा। इस तरीके से आप ये बताते हुए फिर आंसर्स को कंक्लूड कर दीजिए। ठीक, कंक्लूड करने में आप ये बता सकते हैं कि हम 5G नेटवर्क को किस तरीके से प्रोसेस करें, रैंसमवेयर्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, इन सब के बारे में हमको सकारात्मक दिशा में काम करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक।
तो एक सवाल आपका यह हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल 19th है, वो 20वां सवाल ही है ना। ये नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। नक्सलवाद एक सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक मुद्दा है जो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में प्रकट होता है। इस संदर्भ में उभरते हुए मुद्दों की चर्चा कीजिए और नक्सलवाद के खतरे के रूप से निपटने की बहुस्तरीय रणनीति का सुझाव दीजिए। अब इस आंसर को कैसे फॉर्मेट किया जाएगा? सबसे पहले नक्सलवाद को बताते हुए कि नक्सलवाद क्या है, नक्सलवाद का अर्थ क्या है और कैसे वो एक हिंसक आंतरिक सुरक्षा खतरे के रूप में उत्पन्न हो रहा है, इसको बताएंगे। नक्सलवाद सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक कारण बताना होंगे नक्सलवाद के। बढ़ते नक्सलवाद के से उभर रहे मुद्दे, मतलब चैलेंजेस क्या क्या पैदा हो रहे हैं, वो बताना है। फिर इसके समाधान के लिए बहुस्तरीय उपागम और फिर कंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम नक्सलवाद है क्या, इसको परिभाषित करते हुए और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा। नक्सलवाद एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसा आंदोलन है जो संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करके और अपनी पैरेलल सरकार को स्थापित करना चाहता है। नक्सलवादी ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के तौर पर होते हैं, माओवादी विचारधारा से प्रभावित होते हैं। तो एक अच्छी सी डेफिनेशन पहले यहां पर बताइए आप, परिभाषा। और परिभाषा में आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा आंदोलन जो संविधान एवं संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर एक समानांतर सरकार स्थापित करना चाहता है। ये डेफिनेशन बताते हुए फिर भारत में ये कैसे पैदा होता है। 1967 में नक्सलवादी क्षेत्र, नक्सलवादी एक गांव है और वहां पर ये मूवमेंट शुरू होता है। इसके बाद ये डेवलप होता है। 1967 से लेकर के और स्टेप वाइज नक्सलवाद का डेवलपमेंट हम यहां पर थोड़ा सा बता सकते हैं। स्टेप वाइज ये कई चरणों में पैदा होता है। वर्ष 2004 तक आते आते ये समस्या हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई और 2006 में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि आज नक्सलवाद भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। 2006 में उनका स्टेटमेंट हुआ। फिर हमने उससे लड़ने की या उसको समाप्त करने की रणनीति बनाना शुरू की। उस सबको आप बताएंगे यहां पर, तो ज्यादा अच्छा होगा एक ही पैराग्राफ पहले आप डेफिनेशन बता दीजिए और 1967 से लेकर के और अब तक 2022 तक ये कैसे कैसे चेंज होता है उसको बता दिया जाए और फिर बताएं हम कि नक्सलवाद के सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक कारण क्या है। इन कारणों को ऐसे बांटा जा सकता है। सबसे पहले सामाजिक, आर्थिक और विकासात्मक।
इन क्षेत्रों में असंतोष नक्सलवाद का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। जैसे आप देखें, जितने भी नक्सलवादी ग्रुप में शामिल होने वाले लोग हैं वो ज्यादातर ट्राइब्स हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। तो सामाजिक दृष्टिकोण से उनके साथ में भेदभाव रहा है। लोकतंत्र स्थापित होने के बावजूद भी उनके लिए जो भी रणनीतियां, जो भी कानून हमने बनाए वो ठीक ढंग से लागू नहीं किए गए, जिससे सामाजिक असंतोष बढ़ा। उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए जिस तरीके से हमें अपने आप को सक्रिय होना था उस तरीके से हमने सक्रियता नहीं दिखाई। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टिकोण से जो विकास वहां का किया जाना चाहिए, मतलब एक तरीके से हमारे यहां शहरी क्षेत्रों का विकास तो होता रहा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों या परिधि के क्षेत्रों में हमने विकास का रणनीति उतना तेजी से नहीं लागू किया, जिससे क्या होगा, एक रिलेटिव डिप्रेशन पैदा होगा, सापेक्षिक वंचना पैदा होगी, और उस सापेक्षिक वंचना से भी उनका काम होगा। जो कानून बनाए गए आर्थिक आधार पर, उन कानूनों को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया, पंचायत व्यवस्था को भी ठीक ढंग से लागू नहीं किया। इनफैक्ट पेशा अधिनियम लाया गया, वो 1996 में लाया गया। ग्लोबलाइजेशन से जो बेनिफिट होना चाहिए था वो भी उनको बेनिफिट नहीं मिल पाए, तो ये असंतोष बढ़ता चला गया। डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भी आप देख लीजिए, यहां पर आप और भी लिख सकते हैं, जैसे वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के द्वारा हमने वनों को संरक्षित कर लिया, और संरक्षित करने के बाद हमने आदिवासियों को भी, ट्राइबल्स को भी वन के बारे में या वहां पर जाने, उससे कुछ प्राप्त करने, उस सब पर रोक लगा दी। लेकिन दूसरी तरफ हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को वनों में जमीनें दे दी, आवंटित कर दिया, जो जंगलों की कटाई करेंगे, वहां पर इंडस्ट्री लगाएंगे, उद्योग लगाएंगे। तो एक बहुत बड़ी समस्या, इससे रिलेटिव डिप्रेशन पैदा होगा, उनको वंचना पैदा होगी, और वही वंचना असंतोष का कारण बनेगी। फिर इसी के साथ साथ जब ये असंतोष था इन क्षेत्रों में, इन असंतोष के साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसी स्थिति में नेपाल के माओवादियों और चीन के माओवादियों का वैचारिक प्रभाव इनके ऊपर पड़ा। चूंकि नेपाल और चीन में वर्ष 2006 में माओवाद सफल रहा, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश के नक्सलवादियों के ऊपर भी ये उत्साह बढ़ेगा या नहीं। चीन में 1949 में माओवादियों ने क्रांति करके और वहां पर राष्ट्रवादी सरकार को उखाड़ फेंका। 2006-7 में नेपाल में भी माओवादी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए, तो उनको बेनिफिट वहां पर मिला। तो अब हमारे देश के जितने भी नक्सलवादी हैं या माओवादी हैं या लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन सबका उत्साह बढ़ेगा या नहीं, कि अगर हम तेजी से काम करेंगे तो हो सकता है कि हम सरकारों को, और उन्होंने अपना टारगेट भी तय कर लिया, 2050 तक उन्हें भारत की संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त करना है, और इसके बाद वो अपनी संस्थाओं को निर्मित करने का प्रयास करेंगे। तो ये सब कारण रहे हैं इनके बढ़ने के। ये बताते हुए, इनके कुछ एग्जाम्पल्स देते हुए, फिर आप बता देंगे बढ़ते नक्सलवाद से उभर रहे मुद्दे क्या क्या हैं, कौन कौन सी समस्याएं आज के दृष्टिकोण से। अब यहां पर आपको कंटेम्परेरी रहना है। तो जैसे एक चैलेंज तो यह बन रहा है कि नक्सलवाद और संगठित अपराध के बीच गठबंधन हो रहा है। ऐसी स्थिति में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मादक पदार्थों की खेती की जाती है, गांजा, अफीम, इस तरीके की खेती, अवैध भांग, इनकी खेती करके इनको एक्सपोर्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का सहारा आजकल नक्सलवादियों के द्वारा लिया जाता है। आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, झारखंड है, इन सब क्षेत्रों में हो रहा है। तो एक काम तो ये हो रहा है, ये उन्नत विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग कर रहे हैं, आईईडी इनके पास है। तो दूसरी प्रॉब्लम यहां पर आ रही है कि ये शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ इनके हाथों में लग जाते हैं, किसके माध्यम से?
ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स के माध्यम से शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग बढ़ रहा है। एक प्रॉब्लम यह है। तो पहले क्या होता था कि बंदूकों से लड़ाई करते थे, इस तरीके का काम करते थे, ये हो रहा है। इसके बाद गोरिल्ला ट्रेनिंग इनको मिल रही है, गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण इनको प्राप्त हो रहा है नेपाल के द्वारा और चीन के द्वारा। यह समस्या है। तो गुरिल्ला वॉर में छुप करके युद्ध करना, यह तकनीकी बढ़ रही है इनके पास। टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये कर रहे हैं। अब तो डार्क नेट का प्रयोग नक्सलवादियों के द्वारा भी करना शुरू किया जा रहा है। तो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ रहा है और ये शहरी क्षेत्र में, जैसे आप अर्बन नक्सलिज्म को देखें, अर्बन नक्सलिज्म के माध्यम से ये समाज में वैचारिक स्थितियों को परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक चैलेंज है शहरी नक्सलवाद। 2004 के बाद से ये बढ़ रहा है, नक्सलवाद का प्रभाव बढ़ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शैक्षिक संस्थानों में विद्यार्थी वर्ग, प्रोफेसर्स वर्ग, पत्रकार, समाज सुधारक, ये सब अर्बन नक्सलिज्म को आधार बना करके शहरी समाज में अपने विचार को प्रचारित प्रसारित करने का काम करते हैं, जिससे युवाओं के ऊपर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी इन्होंने क्या किया है कि चाइल्ड रिक्रूटमेंट को शुरू किया है। बच्चों का भर्तीकरण चाइल्ड रिक्रूटमेंट है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को, अगर आप 14 साल से कम उम्र के 12-14 साल के बच्चों को, तो उनका ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान हो जाता है और धीरे धीरे आप उन्हें इसके साथ जोड़ देंगे। तो बच्चों का भर्तीकरण इन्होंने किया है, तो इनके अपोजिट जाकर के जो नक्सलवाद के विरोधी हैं, नक्सलवादी आंदोलन के जो मेन स्ट्रीम में हैं, वो भी बच्चों का भर्तीकरण। जैसे अभी कुछ दिनों पहले एक मैसेज हुआ था कि निजी मिलिशिया बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, झारखंड में। तो जो फ्यूडल सोसाइटी के लोग हैं वो अपने सुरक्षा तंत्र में छोटे छोटे बच्चों को, 14-15 साल की उम्र के बच्चों को भर रहे हैं और उनका ब्रेन वॉश। जैसे सैल्वर जुडूम एक मूवमेंट चल रहा है, हालांकि वो प्रतिबंधित है लेकिन छुपे तौर पर वो चल रहा है, वहां पर भी बच्चों को रिक्रूटमेंट करना। तो कुल मिलाकर के नक्सलवाद को फैलाने में और नक्सलवाद को समाप्त करने, दोनों में बच्चों का मिसयूज हो रहा है। तो ये एक बड़ा समस्या यहां पर आ रही है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी आप चर्चा कर देंगे और इसके बाद हमने कौन कौन सी रणनीति अपनाई है उस रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बहुस्तरीय उपागम, किस तरीके से हम इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो बहुस्तरीय उपागम में हम राष्ट्रीय स्तर पर क्या काम कर रहे हैं, कुछ भागों में बांट लेंगे इसको। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे केंद्र सरकार ने जब वर्ष 2006 में इसको आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी बाधा मान लिया, तब से हम सक्रिय हुए और राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष 2010 से हमारी रणनीति जीरो टॉलरेंस की बढ़ाई। अगर आप सशक्त हिंसा करते हैं तो हम सशक्त हिंसा के माध्यम से आपको समाप्त भी करेंगे। तो जीरो टॉलरेशन की पॉलिसी है। वर्ष 2015 में हमने समाधान योजना को शुरू किया नक्सलवादियों को समाप्त करने के लिए। तो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं जो पूरे के पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को मिटिगेट कर रही हैं, जिनमें 3 लेयर्स हैं। पहले लेयर्स में हम वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं समाधान योजना के माध्यम से। समाधान है, लोन वरातु योजना है,
जिसमें जो लोग नक्सलवाद को छोड़ करके वापस आना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहते हैं, तो वापस लोन वरातू को आप ऐसा कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से सरेंडर पॉलिसी है। ठीक, सरेंडर पॉलिसी के माध्यम से इनको वापस लिया जा रहा है। दूसरा, अगर कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है हिंसा, तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। तो एक काम तो ये किया जा रहा है, चूंकि राज्य भी यहां पर सक्रिय होगा और लॉ एंड ऑर्डर राज्य सूची का विषय होने के कारण से बहुत सारी योजनाएं राज्य स्तर पर भी चलाई जा रही हैं। प्रत्येक प्रांत अपनी अपनी प्रकृति के आधार पर काम कर रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ में विश्वास, विकास और सुरक्षा की एक त्रिस्तरीय योजना छत्तीसगढ़ चला रहा है, विश्वास, विकास और सुरक्षा। तो इससे क्या होगा, नक्सलवादी की तरफ जितने भी समाज के सामान्य लोग हैं वो नक्सलवाद की तरफ नहीं जाएंगे, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। पुलिस के प्रति विश्वास को बढ़ाने का काम किया जाएगा। इसके बाद जिला स्तर पर भी काम किए जा रहे हैं। हर स्टेप वाइज हमने रणनीति को बनाया है। जमीनी स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, जमीनी स्तर, जैसे वहां पर ऑब्जर्वेशन, मान लीजिए कि आपने खाद्यान्न वितरण करना शुरू किया, तो जमीनी स्तर पर पहुंच रहा है, आदिवासियों को प्राप्त हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन भी यहां पर होना चाहिए। पंचायत को कैसे स्ट्रांग किया जाए, क्योंकि पंचायत बना दिया गया और पता चला कि पंचायत पर प्रभुत्व तो समाज के फ्यूडल्स का ही है, तो क्या वो ट्राइबल्स ऊपर बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। पेशा कानून भले ही हमने 1996 में बना दिया, लेकिन वो जमीनी स्तर पर व्यवहारिक रूप धारण नहीं कर पाया। तो अब यहां पर हम वो काम कर रहे हैं। इसके बाद सामुदायिक सुधार, सामुदायिक सुधार। अब यहां पर आप देखिए, सामुदायिक सुधार के तहत किसी कम्युनिटी या ट्राइब्स में अगर कोई कंजरवेसी है, रूढ़ी है, तो उसको दूर करने का काम किया जा रहा है। प्लस अगर उसकी कोई सकारात्मकता है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको हम ग्लोबलाइज करना चाहते हैं। जैसे आप देखें, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान क्या किया हमने, बहुत सारी जनजातियों के सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को, उनकी संस्कृतियों को राष्ट्रीयकृत करने का प्रयास किया। तो ये स्तर, इस तरीके से हम 5 स्तरों पर अपनी रणनीति को चला रहे हैं और इन सभी स्तरों पर एक कोऑर्डिनेटिव पॉलिसी है समाधान। समाधान, इस रणनीति को चलाया जा रहा है। तो ये बताते हुए और फिर आप कंक्लूड कर दीजिए आंसर को। ठीक, तो ये 4 सवाल इंटरनल सिक्योरिटी में पूछे गए, चारों सवाल हमने कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।